बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। काफ़ी दोस्तों का कमेंट आता है कि डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन भी हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट नहीं करती। तो पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे जिस्म पर इफ़ेक्ट ना करने की मेडिसिन्स की मेन वजह क्या है? क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे जिस्म के ऊपर कोई भी मेडिसिन इफ़ेक्ट नहीं करती? पहले दौर के हुक्मा जो थे वो हमारे स्टोमक को क्लियर करते होते थे किसी किस्म के त्रिफला को यूज़ करके या ऐसी मेडिसिन्स देकर जिनसे स्टोमक अंदरूनी तौर पर क्लियर हो जाता था। जब स्टोमक क्लियर होता था तो फिर कोई भी मेडिसिन उन्हें दी जाती थी तो ख़ासा इफ़ेक्ट उनकी बॉडी पर पड़ता था और मर्ज़ आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाता था। ऐसे ही केसेज़ में आज के दौर में अगर देखा जाए तो हम एंटीबायोटिक्स भी एक ही टाइम में ले रहे होते हैं, आयुर्वेदा की मेडिसिन्स भी ले रहे होते हैं और उसके अलावा हम होम्योपैथी को भी ट्रीट कर रहे होते हैं। जब ऐसे केसेज़ में हम एक से ज़्यादा मेडिसिन्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा स्टोमक ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है और हमारे जिस्म पर कोई भी मेडिसिन इफ़ेक्ट नहीं करती, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन अव्वलन तो ग्लैंड्स के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल करती है और इतना सराइयत तक ट्रैवल करती है कि जहाँ-जहाँ पर उसकी मिकदार को पहुँचना होता है ईज़िली पहुँच जाती है। लेकिन कंट्रोवर्शियल इफ़ेक्ट्स के तौर पर जब देखा जाता है आयुर्वेदा को और दीगर मेडिसिन्स को, तो फिर उनके अंदर दूसरे सिम्पटम्स को देकर और मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट्स को देखते हुए होम्योपैथी अपना असर थोड़ा-सा स्टॉप कर देती है। उसकी वजह यही होती है कि हमारा स्टोमक और ग्लैंड्स के अंदर ऑलरेडी मेडिकेशंस चल रही होती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। ऐसे में हमें सबसे पहले अपने स्टोमक की तरफ गौर करना चाहिए कि आया कि हमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का इश्यू तो नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों के अंदर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रह रही होती है, उनकी कॉन्स्टिपेशन इतनी बढ़ चुकी होती है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसी ग़िज़ाएँ वो इस्तेमाल करते हैं जो चिपचिपाहट वाली होती हैं और चिपकने वाली होती हैं। जैसे गुड़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जैसे चिपकने वाली गचक का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जैसे सोन हलवा का इस्तेमाल और जैसे चिपकने वाली रोटी, मैदे की रोटी, फ़ास्ट फ़ूड और दीगर ऐसी अशिया जो चिपचिपाहट रखती हैं, उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उनके जिस्म के अंदर ऑटोमैटिकली कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का इश्यू रहता है और कब्ज़ का इश्यू इतना सीवियर होता है कि बाज़ औक़ात इससे हमें मुख्तलिफ़ तरह के फिस्चुलाज़ की कंडीशंस भी आ सकती हैं। हमें इससे बवासीर के इश्यूज़ भी रह सकते हैं, पाइल्स जिसे कहा जाता है और दीगर प्रॉब्लम्स भी रहते हैं जो हमारी कब्ज़ से रिलेटेड होते हैं। आईबीएस का इश्यू भी आ जाता है, स्टोमक एसिडिटी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ आ जाती है। बाज़ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके मैदे के ऊपर जैसे किसी ने पत्थर रखा हुआ हो और मेन सेंटर में स्टर्नम से बिल्कुल नीचे उन्हें बोझ सा फ़ील होता है और दीगर तरह की उन्हें प्रॉब्लम्स रह सकती हैं इस कॉन्स्टिपेशन के चलते हुए। तो ऐसे में हमें सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना चाहिए। जो भी होम्योपैथ है वो सबसे पहले ये देखेगा कि कॉन्स्टिपेशन की वजह क्या है। अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह समझ में आ जाती है तो उसका इलाज भी हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन का मेन रीज़न समझ में नहीं आता, आप जितना मर्ज़ी ट्रीटमेंट कर लें, आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा चुका हूँ और सेक्सुअल टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई हैं। ये अलग से एक टॉपिक है और इस तरह की और भी वीडियोज़ हैं। कुछ लोगों का ये कमेंट आता है कि डॉक्टर साहब आपने एक ही टॉपिक पकड़ा हुआ है और दुकानदारी आपने चलाई हुई है। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें ये इल्ज़ामी जवाब देना चाहूँगा कि मुझे बताएँ कि किसको मैंने कहा है कि मेरे चैनल के ऊपर कमेंट करे, मुझे लाइक करे, मुझे शेयर करे, मुझे सब्सक्राइब करे। मैं तो आप लोगों की इस्लाह के लिए वीडियोज़ लेकर आता हूँ और सबसे मेन बात तो ये है कि आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखें, 200 प्लस वीडियोज़ हैं और उनमें से 100 सेक्सुअल टॉपिक्स पे हैं और वो भी कहने की वजह से बनाई गई हैं और आप उनकी जाके व्यूशिप देखें, सबसे ज़्यादा व्यूशिप्स उनकी है। और जो मैंने जनरल टॉपिक एड्रेस किए हैं, उनकी व्यूशिप आप देखें, ये मैं आपके सामने वीडियो चला रहा हूँ और आप देखें इनकी कितने व्यूज़ आए हैं और आप खुद एनालाइज़ करें कि कौन-सा टॉपिक लोग ज़्यादा देखते हैं। हमने तो वो टॉपिक डालना है जिसको ज़्यादा देखने से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। हमें व्यूशिप से क्या है, हमारी कौन-सी दुकानदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, अल्लाह तबारिक व तआला ने बहुत कुछ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना दिल को अचानक से कुछ तकलीफ़ सी होती है कि यार हम किस मकसद के लिए लोगों की हेल्प कर रहे हैं और आगे से लोग हमें इस मकसद को दुकानदारी कह रहे हैं। ये एक किस्म की मैं समझता हूँ कि खिदमत है और आप देख लें यूट्यूब के ऊपर
कौन ऐसा बंदा है जो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करता है और क्विक रिप्लाई करता है। कुछ ही मैसेजेस होंगे जो रिप्लाई की सूरत में मौजूद हैं, उनके कमेंट्स के मैं नहीं जवाब दे पाया, लेकिन मोस्टली कमेंट्स के मैं जवाब देता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और साथ में अगर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कोई मैसेज करता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसे रिप्लाई करने की 99.9% कोशिश करता हूँ। बाकी ज़िंदगी की अपनी मसरूफियात भी होती हैं। ऐसे कमेंट्स से जनाब तकलीफ़ होती है। आप ऐसे कमेंट्स को करने से पहले थोड़ा-सा गौर किया करें, और तकलीफ़ भी कहाँ होती है, हमें तो बाज़ औक़ात ये लगता है कि यार देखें लोगों की ज़हनीत कैसी है कि लोग एक पेशे को इस तरह के मामलात को दुकानदारी कह रहे हैं। हम ऐसे लोगों को, चलें उनका जो ज़मीर था उन्होंने वो किया, लेकिन हमारा तो ये ज़मीर नहीं। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी होम्योपैथी को लेकर चलता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में बता रहा था, ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन्स देते हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो सबसे पहली मेडिसिन ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा-अल्फ़ा मदर टिंक्चर। अल्फ़ा-अल्फ़ा मदर टिंक्चर देने से जो अंतड़ियों के अंदर मूवमेंट होती है, जो अंतड़ियों की बेसिकली जो अंतड़ियों के अंदर क्रॉलिंग सिचुएशंस होती हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अंतड़ियाँ अपनी मूवमेंट ठीक से नहीं कर पाती, जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो इससे अंतड़ियों की मूवमेंट भी बेस्ट होती है और स्टमक के अंदर जाकर डाइजेशन प्रोसेस भी बेटर होता है, भूख भी लगती है, और साथ में मेडिसिन के अपने इफ़ेक्ट्स भी चालू हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें एंटीडोट करना पड़ता है। एंटीडोट करने के लिए या तो हम सल्फ़र मेडिसिन का यूज़ करते हैं या हम नक्स वोमिका का यूज़ करते हैं। सल्फ़र भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है और नक्स वोमिका भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है। सल्फ़र के देने से उनकी बॉडी के अंदर जितने भी एंटीबायोटिक्स के इफ़ेक्ट्स होते हैं या दीगर मेडिसिन्स जो वो यूज़ करते रहे हैं माज़ी में और रिसेंटली भी वो यूज़ करते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स ज़ायल हो जाते हैं। जितनी भी मेडिसिन्स वो खा रहे होते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स को वो स्टॉप करके उसको एंटीडोट कर देती है। और इसके बाद अगर आप नक्स वोमिका की बात करें, 1 एम में ये दोनों मेडिसिन्स यूज़ करवाई जाती हैं, दोनों में से एक यूज़ करवानी है। कुछ लोगों का एंटीडोट सल्फ़र से नहीं होता, उन्हें नक्स वोमिका दी जाती है, और कुछ का नक्स वोमिका से नहीं होता, उन्हें सल्फ़र दी जाती है। दोनों ही एंटीडोडल मेडिसिन्स होती हैं। इससे एंटीडोट हो जाता है बॉडी की जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो दूसरी मेडिसिन्स ने डाले होते हैं, कंट्रोवर्शियल इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और बॉडी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है, जिससे फिर जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे वो आपकी बॉडी पर 99.9% वर्क करेगी अकॉर्डिंग टू अगर सिम्पटम्स आप मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि हम अल्फ़ा-अल्फ़ा मदर टिंक्चर को इस्तेमाल करने के लिए 20 बूँद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा देते हैं, जिससे आईबीएस का इश्यू ठीक हो जाता है, अंतड़ियों की मूवमेंट ठीक हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर अगर क्रॉनिक एच पाइलोरी का इश्यू रहा हो और उसने कॉम्प्लिकेशंस पैदा की हो, वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे में हमें मेडोरिनम को भी देखना पड़ता है और मेडोरिनम के साथ-साथ सोराइनम को भी देखना पड़ता है, यानी नोसोड्स को देखना पड़ता है कि इनका ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन लंबे अरसे से तो नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं कि हम एक बेहतरीन फ़ॉर्मूला कौन-सा देते हैं जिससे कब्ज़ पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो सबसे पहली इस फ़ॉर्मूला के अंदर मेडिसिन को शामिल किया जाता है एलोमीना। एलोमीना हमेशा के लिए याद रखिए कब्ज़ियत के इश्यूज़ को ठीक करने के लिए, और जब आपका स्टमक हार्ड हो जाता है और दीगर तरह की आपको खुश्की रहती है और आपको वॉशरूम जाते ही जब आप जाते हैं तो जो आपका स्टूल पास होता है वो बहुत हार्ड होता है और चिपचिपा सा होता है, और जो फ्लश होता है उसके साथ उसकी चिपचिपाहट होती है। ऐसे केसेस में आपको एलोमीना को देखना चाहिए, और एलोमीना ऐसे केसेस में 200 सीएच पोटेंसी में ली जाती है जब खुश्की रहती है और खुश्की के साथ कब्जियत रहती है। ज़ोर लगाने से भी मैदा आपका साफ़ नहीं होता, पेट ठीक से साफ़ नहीं होता। एलोमीना 200। सेकंड नंबर पे अगर ओपीएम की बात की जाए तो ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन होती है, ओपीएम भी 200 में ली जाती है। ओपीएम के पेशेंट्स में अक्सर ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं लेकिन फिर भी उनका स्टमक क्लियर नहीं होता। ऐसे केसेस में ओपीएम 200 में ली जाती है। और थर्ड नंबर पे अगर मेडिसिन की बात की जाए तो बहुत ही शानदार इफ़ेक्ट मेडिसिन करती है, उसका नाम है ब्रायोनिया। ये भी खुश्की वाले पेशेंट्स की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। हमेशा के लिए याद रखिए कि जब आप पानी 90% ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, 90% के लगभग आप पानी पीते हैं, डेली के 8 से 10 ग्लास पानी पीते हैं, तो कब्जियत पूरी तरह से वैसे भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप ब्रायोनिया का यूज़ करते हैं तो इसमें होंठों की खुश्की भी रहती है और स्टमक के अंदर भी, मैदे के अंदर भी खुश्की होती है, जिसकी वजह से कब्जियत के इश्यूज़ रहते हैं और बाज़ औक़ात ये कब्जियत सीवियर किस्म के इन्फेक्शंस कर देती है। ऐसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको ब्रायोनिया को भी देखना चाहिए। अगर तो आप इन सारी मेडिसिन्स को इकट्ठा करके लेना चाहते हैं तो मिला लें, दिन में 2 दफ़ा मॉर्निंग में, इवनिंग में यूज़ करें। अगर आप अलग-अलग यूज़ करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आप सुबह के नाश्ते से आधा घंटा पहले अल्फ़ा-अल्फ़ा मदर टिंक्चर ले लें। उसके बाद आपने सेकंड मेडिसिन को यूज़ करना है जिसका नाम
ब्रायोनिया है, ये मॉर्निंग में आप सुबह-सुबह यूज़ करें अल्फ़ा-अल्फ़ा के 15 मिनट बाद, और उसके बाद दोपहर के वक़्त आप 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पर टपकाएँगे। ओपियम है, ओपियम आपने दोपहर के वक़्त डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे 2 बूंद टपकाने हैं, और थर्ड नंबर पे जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है, वो आप रात के वक़्त इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपके जितने भी प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशंस के हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होने लग जाएँगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।